Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey everyone, this is Yash Shrivastava bringing you the Dhamakedar series of prelims objective questions on CRPC. इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 1 to 10 डिस्कस किया था। अब हम सेक्शन 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 11 में प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट, वो हाई कोर्ट की परमिशन से करती है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनता है। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस कोर्ट का, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एक स्पेशल कोर्ट भी ऑफ मजिस्ट्रेट जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, वो भी हाई कोर्ट की कंसल्टेंसी के बिना नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके सेक्शन 11 पे हैं। प्लस सेक्शन 11 का सब सेक्शन 3 आप पढ़ेंगे, उसमें आप ये पाएंगे कि हाई कोर्ट जो है कोई भी जुडिशियल मेंबर है जो स्टेट में, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर दे सकती है, कन्फर्ड पावर ऑन दैट पर्सन। सेक्शन 12 में हम लोग देखेंगे सीजीएम और एडिशनल सीजीएम की बात की है। सीजीएम जो है अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कैटेगरी का रैंक का ऑफिसर होता है। हाई कोर्ट एडिशनल सीजीएम भी अपॉइंट कर सकती है, जो कि पावर या जो भी एक्सरसाइज करेगा, वो जो भी पावर उसको दी जाती है वो सारी सीजीएम के बराबर होती है। ये जो आपका क्लॉज है 12(2) में दिया हुआ है एडिशनल सीजीएम वाला, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 29 के साथ। वहाँ पे मैं बताऊँगा क्यों मैंने ये बात बोली कि 12(2) और धारा 29 में कॉमन क्या है, वो साथ क्यों पढ़ी जा रही। अब उसके बाद इसमें जो है किसी सब डिवीज़न में हाई कोर्ट सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट भी बना सकती है किसी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और वो जो सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट जो है वो सुपरविज़न और कंट्रोल भी रख सकता है अदर मजिस्ट्रेट्स के ऊपर एक्सेप्ट सीजीएम एंड एडिशनल सीजीएम। अब आइए हम धारा 13 यानी सेक्शन 13 पे चलते हैं। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात जिसमें कही गई है, इसमें हाई कोर्ट अपॉइंट करती है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। इसमें जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन और एक बन सकता है वो ये कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है एक बार में केवल मैक्सिमम 1 साल के लिए बनाया जा सकता है। तो अक्सर या कहीं शायद पूछा भी गया है ये प्रीलिम्स में कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने टाइम के लिए बनाया जा सकता है। अब सेक्शन 14 जो कि लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताता है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन डिफ़ाइन करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जुरिसडिक्शन, कि वो किस जुरिसडिक्शन तक अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा। तो वो सीजीएम डिफ़ाइन करता है, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ हाई कोर्ट। ये मैं डिफरेंस है थोड़ा से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाई कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में स्टेट गवर्नमेंट, वो मैं आगे आपको और बताऊंगा। और इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 में, हालांकि आज तक कभी कहीं पूछा नहीं गया, फिर भी मान लीजिए कोई लोकल जुरिसडिक्शन जो डिफ़ाइन किया है सीजीएम ने, वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का भी है, तो जो भी मजिस्ट्रेट स्पेशल या जो भी वो मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करेगा पावर अपनी उस आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में, तो वो जो है जवाबदेह होगा जिस सेशन या सीजीएम के अंतर्गत वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का एरिया आ रहा है, ना कि वो लोकल जुरिसडिक्शन जिसके अंदर बाकी सारे मजिस्ट्रेट जवाबदेह हैं। अब आइए सेक्शन 15 जो कि बताता है सबऑर्डिनेशन, अधीनस्थता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीन होते हैं, किसके नहीं। हर सीजीएम जो है वो अधीन होगा सेशन जज के, और बाकी जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सीजीएम के अधीन होंगे। प्लस किसका कंट्रोल होगा, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेशन जज। यहाँ पे जो मैंने बताया कि सीजीएम केवल सेशन जज के अधीन होगा, सबऑर्डिनेट होगा, बाकी जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सबऑर्डिनेट होंगे सीजीएम के।
इसका मतलब ये है कि एडिशनल सीजीएम भी सीजीएम के सबऑर्डिनेट आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15। और सीजीएम के पास ये पावर है कि टाइम टू टाइम वो बिज़नेस एलोकेट कर दे। बिज़नेस एलोकेट कर दे मतलब आप इस टाइप के केसेस देखेंगे, आप इस टाइप के केसेस देखेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है कि वो किस केसेस का क्या कब कैसे कितना वो देखेंगे, मतलब उसका ट्रायल या जो भी चीज़ें उसका इंक्वायरी वगैरह करेंगे, वो पावर उनको डिफ़ाइन कर देता है। अब सेक्शन 16 जो कि कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है, तो इसमें ये है कि स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक, ये कंडीशन सेम है जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट थी, वो यहाँ भी यही है। स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बनाएगा। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये भी सेम है जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में बताया था मैंने। और सेक्शन 17 सीएमएम और एडिशनल सीएमएम यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये हाई कोर्ट अपॉइंट करता है एक सीएमएम। किससे अपॉइंट करता है? एमएम, एक एमएम में से एक को सीएमएम बना देता है। एमएम मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो यानी जैसे वहाँ मैंने बताया था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एक को सीजीएम बना देती, वैसे ही एक एमएम को सीएमएम बना देते हैं यहाँ पे सेक्शन 17 में। और एडिशनल सीएमएम भी बनाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा और उसको वही पावर होगी जो सीएमएम को। अब सेक्शन 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात की गई, यहाँ भी वही सेम है। हाई कोर्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। एक बार में मैक्सिमम 1 साल के लिए स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है। अब सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी अधीनस्थता ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो दोनों ही सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था केवल सीजीएम ही सबऑर्डिनेट होता है सेशन के, और जबकि इसमें यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में सीएमएम और एडिशनल सीएमएम दोनों ही सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के। और यहाँ भी वही है कि सीएमएम बिजनेस एलोकेट करता है कि आप ये टाइप की केसेस देखेंगे, आप ये करेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन 20 पे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हर डिस्ट्रिक्ट में या मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्टेट गवर्नमेंट जो है जितने भी लोगों को चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि फिट हों डीएम बनने के लायक, उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की लिस्ट में से एक को डीएम बना देगा। वही चीज़ें हैं जैसे एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से बना देता है सीजीएम, एक एमएम में से बना देता है सीएमएम, वैसे ही कई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक को बना देता है डीएम। और स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडिशनल डीएम भी बना सकती है और उसके पास भी वही पावर होगी जो डीएम के पास होगी। और इसमें सेक्शन 20 में आप सब सेक्शन 5 देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दे सकते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में। पॉइंट नोट कर लीजिए, सेक्शन 20 सब सेक्शन 5 कमिश्नर ऑफ पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोई एक या सारी पावर दे सकती है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेक्शन 21 पे चले आते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है किसी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
किसी पर्टिकुलर एरिया में या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ केस को डील करने के लिए, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन करने के लिए। और एक पॉइंट ये नोट किया जा सकता है कि जैसे हमने सेक्शन 13 में बताया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 18 में बताया स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेक्शन उन दोनों में जो अपॉइंटमेंट का स्पेशल इन लोगों का वो था, एक टाइम पीरियड था, वो एक बार में केवल 1 साल था। लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में ऐसा कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम की कि एक बार में 1 ही साल बना सकता है। अब सेक्शन 22 जो कि लोकल जुरिडिक्शन बताता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होता है और डीएम डिफ़ाइन करता है कि कहाँ तक कैसे उसका क्या लोकल जुरिडिक्शन होगा। और सेक्शन 23 बताता है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सारे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को छोड़ के सबऑर्डिनेट होंगे डीएम के, और सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को छोड़ के वो सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। समझे आप? सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। अब हम सेक्शन 24 पे आते हैं जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है। तो हर हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट, ठीक, एवरी हाई कोर्ट यानी सब हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगा या एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। सारे हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया में, ठीक। और हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, मतलब ये नेसेसरी है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कंडक्शन ऑफ केस। अब इसमें जो है सेक्शन 24 सब क्लॉज या सब सेक्शन 4 जिसमें दिया है कि डीएम जो है सेशन जज को कंसल्ट करके एक पैनल ऑफ नेम्स, कुछ व्यक्तियों का पैनल बनाएगा उनके नामों का, जो कि उसके ओपिनियन में फिट हैं अपॉइंट होने के लिए एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि किसके द्वारा पैनल ऑफ नेम्स जो लिस्ट तैयार की गई है पर्सन्स की, किसके द्वारा तैयार की जाती है, जो कि पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल प्रोसिक्यूटर बनाए जाते हैं एक। और दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट डीएम किससे कंसल्ट करके पैनल ऑफ लिस्ट वो जो बनाता है लोगों की, जो पर्सन से अपॉइंट हो सकते हैं पीपी या एडिशनल पीपी के लिए। और 24(5) में भी इसी बात का वो किया गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी पीपी या एडिशनल पीपी जब तक कि उस व्यक्ति, उस पर्सन का नाम उस डीएम द्वारा तैयार लिस्ट में ना हो। और 24(7) और 24(8) उसमें दिया है एक कंडीशन दी है कि जो पूछा जाता है प्री में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितने साल की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की, तो 7 साल की है। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपॉइंट किया जाना है उसकी रिक्वायरमेंट है 10 साल मिनिमम प्रैक्टिस की। अब हम सेक्शन 25 पे आते हैं जो कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, मतलब ये ड्यूटी है उसकी अपॉइंट करना है एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कंडक्शन ऑफ केसेस इन कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस
कंडक्ट कराना है उसको तो। और इसमें एक ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो जनरली तो आंसर नो आपको करना है। पर अगर कहीं नहीं उपलब्ध है कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई प्रोसिक्यूटर जिसकी ज़रूरत है, हमें अर्जेंट नीड है, तो डीएम किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज ए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर को भी कर सकता है, पर उसके लिए 2 कंडीशन दी है। ये भी प्री का क्वेश्चन है, वो जो 2 कंडीशन दी। पहली कि जिस केस के लिए कंडक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन के लिए उसको एपीपी बना रहे हैं हम लोग, उस केस की इन्वेस्टिगेशन ना की हो उसने, और वो इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का ना हो। क्या कंडीशन बताई मैंने? 2 कंडीशन बताई। इंस्पेक्टर की रैंक का नीचे ना हो वो पुलिस ऑफिसर, प्लस उसने उस केस में इन्वेस्टिगेशन ना की हो। अब सेक्शन 25A ये है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि ऐड किया गया था 2005 अमेंडमेंट से। और 2005 अमेंडमेंट का जो इन्फोर्समेंट डेट है 23 जून 2006। ये भी पूछा जाता है प्री में कि 2005 की अमेंडमेंट डेट क्या है। बाकी जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसकी भी इन्फोर्समेंट डेट ज़रूर पूछी जाती है, अक्सर पूछा गया है प्री में। स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टरेट, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर सकती है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और कोई पर्सन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए तभी एलिजिबल होगा जब कि उसने कम से कम 10 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी बनाए जाते हैं। इसमें जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो काम करता है, या जिसे इंग्लिश में बोलेंगे जो फंक्शन करता है वो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। ये भी पूछा जा सकता है। और एक पॉइंट ये है इसमें कि कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर कंडक्शन ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 24, तो वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। हाई कोर्ट में है अगर वो पीपी, एपीपी या स्पेशल पीपी, तो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और यही अगर पीपी, एपीपी, एसपीपी हैं और डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में हैं और पॉइंट, तो वो सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। और इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाली सेक्शन 25A में, ये सब सेक्शन 8 में दिया है कि ये प्रोविज़न, ये जो सेक्शन है एडवोकेट जनरल पे नहीं लागू होगा, नहीं अप्लाई होगा जब वो एज ए पीपी वर्क कर रहा हो। एज ए पीपी वो वर्क कर रहे हैं, अपना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तब नहीं होगा उन पे अप्लाई। सेक्शन 26 चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। सेक्शन 26 बताता है कि ट्राइबल कोर्ट्स कौन कौन। सेक्शन 6 में मैंने बताया था कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे ट्राइबल कोर्ट कौन कौन सी हैं? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और कोई भी ऐसी कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दी हो। फर्स्ट शेड्यूल में दी हो तो कौन कौन सी दी होंगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये सारी दी हुई होंगी। अब ये इसमें अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे वहाँ पे सेक्शन 6 में था, तो वहाँ पे लिखा है बिसाइड्स हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, जो मतलब कोर्ट्स डिफाइन है, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट के अलावा जो बात कही गई है। और इसमें डायरेक्ट, क्योंकि हाई कोर्ट तो ट्राइबल कोर्ट वैसे है नहीं डायरेक्ट कि ट्राई कर लेगा वो केस, पर फिर भी जो है इसमें डिफ़ाइन किया गया है
कि हाई कोर्ट जो है आईपीसी के तहत ट्राई कर सकता है कोई भी केस, या सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब हम आते हैं सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 जो है जुवेनाइल के बारे में था। अब इसका काम नहीं रह गया, जैसे जुवेनाइल एक्ट आ गया है। इसमें जो प्री में क्वेश्चन बन सकता है वो है कि क्या एज दी गई है जुवेनाइल केस में, इस सेक्शन में। तो वो एज है 16, ठीक है। और जुवेनाइल एक्ट आने के पहले इसमें किसके द्वारा ट्रायल होता था? सीजीएम के द्वारा होता था। तो ये भी पॉइंट है जिस पे कि बन सकता है क्वेश्चन। सेक्शन 28 बताता है कि क्या क्या सेंटेंस, कौन कौन सी सज़ा हाई कोर्ट या सेशन जज सुना सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस, कोई भी सज़ा सुना सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ। ये भी पूछा जा सकता है, प्री में पूछा भी गया है। कोई सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। पर अगर डेथ सेंटेंस देता है तो वो कंफर्मेशन के लिए भेजना पड़ता है हाई कोर्ट को। सेक्शन 366 ऑफ CRPC वो भेजते हैं कि हाई कोर्ट कंफर्म कर दे हमने जो डेथ पेनाल्टी दी है उसको। अब हाई कोर्ट को भेजना सेक्शन 366। अब हाई कोर्ट का कंफर्म करना डेथ पेनाल्टी जो सेंटेंस दिया है सेशन में, वो 368। अब जैसे ये सेक्शन 28 है, वो चैप्टर 28 में दिया है, सेक्शन 366 से 371 तक। सेक्शन 28 हमको पढ़ना है चैप्टर 28 के साथ। इससे हमें याद रहेगा कि कंफर्मेशन के लिए कहाँ भेजा जाता है, किस सेक्शन भेजा जाता है। ये प्री में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस सेक्शन में भेजा गया है सेशन द्वारा और किस सेक्शन में हाई कोर्ट कंफर्म कर सकती है। दोनों अलग अलग सेक्शन में भेजा गया 366 में, कंफर्म कर सकती है हाई कोर्ट 368 में। तो दोनों पे क्वेश्चन बनते, कंफ्यूज ना होइएगा। आपको ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। और असिस्टेंट सेशन जज इसी 28(3) में दिया हुआ है, असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सज़ा सुना सकता है। अब सेक्शन 29 की बात करते हैं तो उसमें CJM 7 साल तक की सज़ा, फ़ाइन, विदाउट फ़ाइन। और इसमें फ़ाइन का अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है। फ़ाइन का अमाउंट नहीं दिया है तो ये थोड़ी है कि कितना भी दे देगा। तो हमको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 63 ऑफ IPC, जिसमें दिया है कि अमाउंट ऑफ फ़ाइन जो है वो एक्सेसिव हो सकता है लेकिन अनलिमिटेड नहीं। एक्सेसिव हो सकता है पर अनलिमिटेड नहीं। तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसको रिलेट करके यहाँ लिख लीजिए बेयर एक्ट में कि सेक्शन 29 सब सेक्शन 1 रेट विद सेक्शन 63 ऑफ IPC। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सज़ा दे सकता है? 3 साल 10,000 का जुर्माना यानी फ़ाइन। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी दे सकता है? 1 साल और 5,000 जुर्माना। ये सारे प्री के क्वेश्चन आए हुए हैं जो पूछे जाते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। और सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 में यानी 29(4) में ये दिया हुआ है जो CMM है यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके पास जैसे सारी पावर है CGM जैसी, तो उतनी ही पनिशमेंट दे सकता है जितनी कि CGM दे सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट सज़ा दे सकता है। अब सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन। अगर मान लीजिए कि फ़ाइन लगाती है कोर्ट और अभियुक्त नहीं देता है, तब उसको सज़ा मिलेगी। धारा 30 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें कंडीशन दे दी गई है कि जैसे मजिस्ट्रेट CGM जो है मान लीजिए 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, तो इसमें कंडीशन दी है कि उसकी पावर है 7 साल सज़ा देने की, तो उसके एक्सेस में ना दे दी है। दूसरा ये है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है जिस ऑफेंस के लिए उसने सज़ा सुनाई है, मान लीजिए चोरी है 3 साल की सज़ा है 379
तो उसका 1/4 मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है। भले उस केस में सीजीएम ने उसको 2 साल की सज़ा दी है, पर उससे नहीं मतलब है। जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी है ऑफेंस की, उससे मतलब है हमें। उसका 1/4 अगर फाइन नहीं भरता है तो सज़ा दी जा सकती है। 1/4 ऑफ दैट मैक्सिमम पनिशमेंट विच हैज़ बीन गिवन ऑफ द ऑफेंस। और प्लस इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में यानी 30(2) में ये दिया है कि जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जाता, जो जेल की जाती और सज़ा दी जाती है इसको, वो जो है एडिशन में हो सकता है। यानी सब्सटेंटिव जो सेंटेंस दिया गया है, जैसे मैंने अभी बताया 2 साल दिया है, वो उसके अलावा भी उसको छोड़ के वो तो दिया ही दिया है, पर ये जो सज़ा बढ़ाई जा रही है ये डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन करने पे, मतलब फ़ाइन ना भरने की वजह से। अब जैसे सेक्शन 31 में दिया है कि सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। मान लीजिए एक ट्रायल में जो है एक अपराधी जो है कई सारे अपराध किया हुआ है। इसमें दिया है कि सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी के साथ पढ़ना है। इसमें क्या है कंडीशन जो प्री में पूछा जाता है कि कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है अगर कई सारे ऑफेंस किया। अब मान लीजिए चोरी किया 3 साल है, ग्रीवियस हर्ट किया 7 साल है, और ऐसे तो 10 साल हो गए, अब उसके पास तो पावर है नहीं सीजिंग के पास, वो तो 7 ही साल दे सकता है। तब अब क्या करेगा वो? तो क्या वो फॉरवर्ड कर देगा सेशन को? नहीं, वो इस धारा में दिए गए प्रावधान के तहत जो कि ये कहता है कि वो एक्सेस में दे सकता है पनिशमेंट, बशर्ते 2 कंडीशन दी हुई हैं इस धारा 31 में कि 14 साल से ज़्यादा नहीं देगा, या फिर जितनी वो पनिशमेंट दे सकता है जो भी मजिस्ट्रेट है उससे दुगना नहीं देगा। यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है 3 साल दे सकता है तो 6 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता है ऐसे केसेस में। सीजीएम है 7 साल दे सकता है तो 14 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। एक या तो दुगना, दूसरा या तो 14 साल मैक्सिमम। ये अब आपका सेक्शन 37 जिसमें डायरेक्ट सेक्शन पूछा जाता है कि पब्लिक को कब असिस्ट करना चाहिए, पब्लिक कब सहायता करें मजिस्ट्रेट या पुलिस की किसी आदमी के अरेस्ट करने में, किसी संज्ञेय अपराध में। 3 कंडीशन दी हुई है कि जैसे कोई भगौड़ा एस्केप कर रहा है कस्टडी वगैरह से और वो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड है अरेस्ट करने को, तब, या फिर ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, जो व्यक्ति भाग रहा है उसको पकड़वाने में मदद कर दें, या फिर रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ या पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको वो कोई इंजरी कारित कर रहा है वो व्यक्ति, तब वो हेल्प करेगा मजिस्ट्रेट या पुलिस की उसको गिरफ़्तार करवाने में। और सेक्शन 39 पूछा जाता है सेक्शन कि पब्लिक को कब इंफॉर्मेशन देनी होती है किन किन ऑफेंसेस की। तो कुछ निश्चित ऑफेंसेस, सर्टेन ऑफेंसेस दे दिए गए हैं इसमें, वो आप देख लीजिएगा। कभी कभी बहुत रेयर पूछते हैं लेकिन हो सकता है पूछ लें, पूछा भी जाता है, एक आध जगह पूछे भी हैं। और सेक्शन 40 में पूछ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया है ड्यूटी उन ऑफिसर्स की जो कि विलेज में एम्प्लॉयड हैं रिपोर्ट देने की किसी चीज़ की मतलब जैसे कोई बदनाम व्यक्ति क्या, कोई चोरी प्रॉपर्टी है, या फिर कोई डकैत आके रह रहा है, या कुछ भी उस गांव के एरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये 30 मिनट का हो रहा है, लोग बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि और जल्दी और तेज़ पढ़ाऊँ। थैंक यू, बने रहिए साथ में।